हाय गाइस, इंग्लिश वाला में आपका स्वागत है। चलिए क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए पैराग्राफ नंबर 9 शुरू करते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब बाय मी। भारतीय सभ्यता की जो व्याख्या मेरे द्वारा की गई है, यानी भारतीय सभ्यता की व्याख्या जो मैंने की है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। वैसे ही व्याख्या वे लोग भी करते हैं जो लोग उसमें विश्वास रखते हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के किसी भी हिस्से में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सभ्यता में, हैव ऑल मेन अटेन्ड परफेक्शन, ऐसा नहीं है कि सभी में पूर्णता को प्राप्त किया है। यानी चाहे कोई भी सभ्यता की बात कर ली जाए, सभी लोग को सब कुछ पूर्णतः प्राप्त नहीं है। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being। कह रहा है कि the tendency of Indian civilization is to elevate the moral being। नैतिकता को बढ़ावा देना भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति रही है। That of the Western civilization is to propagate immorality। जबकि पश्चिम की सभ्यता की मनोवृत्ति रही है कि वह अनैतिकता को बढ़ावा देता है, वो अनैतिकता को बढ़ावा देता है। अंतर स्पष्ट दिख रहा है। द लेटर इज गॉडलेस, दूसरा नास्तिक है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीव इन गॉड, जबकि पहला ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, इसी समझ और विश्वास के कारण इट behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child cling to the mother's breast। भारत से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपनी पुरानी भारतीय सभ्यता से ठीक, वो अपने पुरानी भारतीय सभ्यता से ठीक उसी तरह चिपका हुआ है जैसे एक बच्चा अपने माँ के स्तन से चिपकता है। तो ये था पैराग्राफ नंबर 9। ये आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ इनके तरफ। पैराग्राफ 10 को देखेंगे। पैराग्राफ 10 कहता है, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। मैं पश्चिम का विरोधी नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैं पश्चिम का आभारी हूं क्योंकि पश्चिम के साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट लेकिन, I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest heights, I must tell my countrymen frankly that after years experience of modern civilization, कह रहे हैं मैं आधुनिक सभ्यता का, आई एम थैंकफुल ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैं आधुनिक सभ्यता के प्रति
क्या हूं, कृतज्ञ हूं, यानी कृतज्ञता जाहिर करता हूं कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। क्या किया है? बहुत कुछ सिखाया है। कह रहा है कि इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, यदि भारत को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट, तो मैं अपने भारत की जो जनता है उससे खुले दिल से कहना चाहूंगा कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि आधुनिक सभ्यता के अनुभवों के आधार पर आई हैव लर्न वन लेसन, मैंने एक सीखा है, एक चीज सीखा है वहां से, फ्रॉम इट, उससे, एंड दैट इज, और वह है, वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, कि किसी भी कीमत पर हमें उससे दूर रहना चाहिए। पैराग्राफ 11 कहता है, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह भौतिकता की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह हमारे अंदर की जो पशुता है उसकी पूजा है। इट इज अनएडल्टरेटेड मेटरिज्म, यह पूर्णतः भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग if it does not think at every step of the trim of material civilization, कह रहा है कि यदि हर कदम भौतिक सभ्यता की बात न सोचे तो वह आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। यानी वो हर कदम भौतिक यानी संसारिकता के बारे में सोचता है। चलिए पैराग्राफ नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। It is perhaps unnecessarily, if not useless, to weigh the merit of the two civilization, कह रहा है कि ये जो दो सभ्यताएं हैं, दो सभ्यताओं के गुण दोषों की तुलना करना यदि व्यर्थ नहीं तो अनावश्यक भी नहीं है। यानी बेकार की चीजें नहीं है, अनावश्यक भी नहीं है। It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surrounding, यह सही है कि पश्चिम ने वैसे ही सभ्यता विकसित की है जो उसके जलवायु और वातावरण के अनुकूल है। एंड सिमिलरली, और ठीक उसी प्रकार, वी हैव अ सिविलाइजेशन suited to our condition and suited to our condition, और ठीक उसी तरह हमारी सभ्यता हमारी परिवेश के अनुकूल है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्फीयर, और दोनों ही अपने परिवेश के अनुसार ठीक है। पैराग्राफ नंबर 13, the distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants, आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट लक्षण यह है कि इसमें मानव इच्छा की लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है।
The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon, जबकि प्राचीन सभ्यता की विशिष्टता है कि इसके चाहतों पर नियंत्रण की बात करती है। एंड रेस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स, और इस चाहतों को क्या करती है? रोक लगाती है, रेगुलर रोक लगाती है। द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in a future state। भविष्य की अवस्था और परम सुख की भावना से आधुनिक असंतोष पैदा होता है। एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी, जबकि यानी असंतोष पैदा होता है। आगे कह रहा है कि द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and existence of a divine power। जबकि प्राचीन या पूरब की सभ्यता में चाहतों पर अंकुश की बात भविष्य के साथ परम सत्ता के अस्तित्व में विश्वास के कारण पैदा होता है। तो ये था पैराग्राफ नंबर 13। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 14 के तरफ। Some of the immediate and brilliant result of modern invention, कह रहा है कि कुछ आधुनिक आविष्कार टू मेडेनिंग टू रेसिस्ट, कह रहा है कि कुछ आधुनिक आविष्कार इतने पागलपन हैं कि उन्हें सहन नहीं किया जा सकता, उन्हें सहन नहीं किया जा सकता। बट लेकिन I have no manner of doubt that the victory of man lies in the resistance। मुझे इसमें कतई संदेह नहीं है कि मानव की वास्तविक विजय सहनशीलता में है। मानव की वास्तविक विजय किसमें है? तो रेसिस्टेंस में है, उसके सहनशीलता में है। इस पर मुझे कोई भी संदेह नहीं है, बात गांधी जी कहते हैं। आगे पैराग्राफ नंबर 15 क्या कह रहा है? जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन द थिंग मटेरियल, पश्चिम ने भौतिकता के क्षेत्र में आश्चर्यजनक खोज की है। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul। कह रहा है ठीक पश्चिम के तरह ही हिंदुत्व ने उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक खोज धर्म, नैतिकता एवं आत्मा के क्षेत्र में की है। तो ये था पैराग्राफ नंबर 15। तो 9 से पैराग्राफ नंबर 15 तक आपने देखा। फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।